यूपी के सुल्तानपुर में ऐसा क्या हुआ है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच राजनीतिक भयंकर लड़ाई हो रही है और अखिलेश यादव यूपी पुलिस के एनकाउंटर पे बहुत गंभीर सवाल उठाने लगे हैं। ये मंगेश यादव है कौन और मंगेश यादव ने ऐसा क्या किया कि एसटीएफ के उन तमाम अधिकारियों को ढूंढना पड़ा और इलाज वही करना पड़ा जो बाकी अपराधियों का किया जाता है। सुल्तानपुर में हुआ क्या था जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई नेता वहां पर गए और घटना स्थल पे जाकर पीड़ित परिवारों से मिलते हैं। इस पूरी खबर को जानने के लिए दोस्तों पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर बुलडोजर मॉडल और ऑपरेशन लंगड़ा क्यों चाहिए और अखिलेश यादव को यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़े पर क्यों आपत्ति हो रही है। इसका पॉलिटिकल राजनीतिक फायदा नुकसान और यूपी के भविष्य से हर वो एंगल को छूने की कोशिश करेंगे जिसका जवाब आप जानना चाहते होंगे। इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि पिछले 8 दिनों में सुल्तानपुर में क्या क्या हुआ है। शुरू करते हैं 28 अगस्त साल 2024 दोपहर 12:24 पर 5 लोग एक भारत ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं और उनका सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे या तो हेलमेट लगे हैं या फिर उन्होंने नकाब पहन रखा है। ये 5 लोग अंदर जाते हैं, वो वहां पे जाकर ज्वेलरी शॉप में लूट करते हैं और मात्र 10 मिनट के लूट में वो वहां पे रखे सारे आभूषण को अपने बैग में भर लेते हैं और वो वहां से निकल भी जाते हैं। ये कहानी कितनी फिल्मी लगती है। उस सूबे में जिस सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा करोगे तो हाथ पांव अलग कर देंगे। कितनी फिल्मी कहानी लगेगी आपको जब आप इसकी पूरी प्लानिंग सुनेंगे और आखिरी में आकर आपको बताएंगे कि मंगेश यादव के साथ जो हुआ आखिर वो सही क्यों हुआ है और मंगेश यादव का समर्थन करके क्या अखिलेश यादव ने यह बता दिया है कि यूपी का आने वाला भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। एक बड़े नेता का एक बड़े अपराधी पर हाथ खुलेआम कभी नहीं रखा जाना चाहिए और अगर अखिलेश रख रहे हैं तो उसका फायदा और नुकसान उन्हें क्या दिखता होगा। 28 तारीख को ये जो पूरी डकैती होती है उसके पीछे की कहानी कई दिनों से लिखी जाती है। ये पूरी डकैती सुल्तानपुर के नगर कोतवाली में होती है, शहर के बीचों बीच होती है और दिन में होती है 12:30 के आसपास होती है। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक कुल आरोपी 15 बनाए गए हैं और इसमें कई जिलों के आरोपी शामिल हैं, कई हिस्ट्री शीटर भी शामिल हैं और कई ऐसे अपराधी शामिल हैं जिनको अभी तक या तो जेल में होना चाहिए था या उनके साथ भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाना चाहिए था। इसमें 3 ग्रुप बांटे गए दोस्तों और तीनों ग्रुप को अलग अलग जिम्मेदारी मिली थी और तीनों ग्रुप ने एक ऐसा प्लान बनाया जो प्लान शायद कभी फेल नहीं होता। यहां तक कि वो यूपी पुलिस अगर पहुंच जाती वहां पर भारत ज्वेलरी के पास तो शायद वो उनका मुकाबला करने की भी तैयारी करते या यूपी पुलिस को भी चैलेंज करते। तो सबसे पहले समझिए कि 3 ग्रुप में जो पहला ग्रुप था वो किसका था। पहला ग्रुप था विपिन सिंह का जो अमेठी का रहने वाला है, जिसने घटना के बाद इस डर में जाके सरेंडर कर दिया कोर्ट में कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। हालांकि सरेंडर उसने पुराने किसी एक मामले में किया है। एक ग्रुप जो विपिन जिसको लीड कर रहा था उसको पहली जिम्मेदारी मिली कि तुम यहां पर रेकी करो, बताओ कि कब यहां पर भीड़ कम होती है, कब यहां पर पुलिस नहीं होती है और किस वक्त जो है डकैती का जो टाइम है वो फिक्स किया जाए। विपिन के ग्रुप में कुल 5 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं दोस्तों और वो 4 लोग बाकायदे रेकी करते हैं और रेकी की इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरी टीम को पहुंचाते हैं। जो दूसरी टीम लीड कर रहा था वही है मंगेश यादव, जिसका यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है, जिस मंगेश यादव के लिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और इसे नकली एनकाउंटर बता दिया है। मंगेश यादव यूपी के जौनपुर का रहने वाला है और यह भी बड़ा बदमाश है। कई आरोपों में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ये यूपी को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये किस जाति के हैं, किस शहर के हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि ये यूपी को जंगल राज में बदलने वाले लोग हैं। इसीलिए इनकी पूरी कहानी आपको सुन लेनी चाहिए। मंगेश यादव
घटना से पहले कुछ दिन जौनपुर से बाइक चोरी करता है और ये वही बाइक है जिससे 5 लोग इस शॉप में आते हैं डकैती करने के लिए। मंगेश यादव जो दूसरा ग्रुप लीड कर रहा था, उसके ग्रुप में कुल 5 लोग होते हैं और पांचों लोग ज्वेलरी शॉप के भीतर जाते हैं और कुछ मिनट में ही वो फिल्मी अंदाज में वहां बैठे लोग, दुकानदार और व्यापारियों को डराते हैं, हथियार दिखाते हैं और सामान अपने बैग में भर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो तीसरा ग्रुप है दोस्तों, वो बहुत दिलचस्प है और उसकी भी कहानी आप सुनिए। जो तीसरा ग्रुप था, उस ग्रुप की जिम्मेदारी थी कि जब सामान को लूट लिया जाएगा तो उसे ठिकाने कहां लगाया जाएगा। लेकिन ये जो प्लानिंग थी वो घटना के पहले बनी थी। घटना के वक्त भी इन तीनों ग्रुपों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। मंगेश यादव जिस ग्रुप में कुल 5 लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि चोरी की बाइक से वो पहुंचेंगे और पांचों लोग उस दुकान में जाएंगे और वहां से सामान को बैग में भरेंगे और वहां से निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। दूसरा जो ग्रुप था दोस्तों, वो ग्रुप था बिपिन सिंह का। उस दौरान जिस वक्त ये लोग उस भरत ज्वेलरी में अंदर जाके लूटपाट कर रहे थे, उस वक्त आसपास के इलाके में ही बिपिन सिंह वहां पे मौजूद था अपने 6 लोगों के साथ, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आए या प्रशासन वहां पे पहुंच जाए तो उनको जवाब देते हुए इन 5 लोगों को बचाकर वहां से निकल जाने की तैयारी थी। जो तीसरा ग्रुप था वो घटना स्थल पे क्या कर रहा था, ये भी आपको समझाते हैं। जो तीसरा ग्रुप था उसका लीडर था सचिन, और सचिन ने एक बोलेरो का इंतजाम किया था। उन 5 लोगों, वो जो सामान जो 5 लोग वहां से लेकर आ रहे थे, उस सामान को सुल्तानपुर से लेकर अमेठी होते हुए रायबरेली ले जाकर शिफ्ट करने की, उसे ठिकाने लगाने की। अब रायबरेली में सामान कहां रखना था ये पुलिस की जांच में आएगा सामने, लेकिन ये तीनों ग्रुप कुल 15 लोग थे और 15 लोगों ने मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है और 28 तारीख की घटना, चूंकि ये व्यापारी पर हमला है और योगी आदित्यनाथ अगर व्यापारियों पर आप हमला करेंगे तो वो उसे अपने नाक की लड़ाई समझ लेते हैं, क्योंकि दिन भर वो यही कहते हैं कि आज यूपी की महिलाएं और व्यापारी वर्ग सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये उसी व्यापारी वर्ग पे चोट करने की कोशिश थी। जाहिर तौर पे पुलिस एक्शन लेती। उसके बाद लखनऊ से एसटीएफ की टीम निकलती है, मंडल के सभी अधिकारियों को बुलाया जाता है और एसटीएफ की टीम जिले में 2 दिनों के लिए रुकती है और वहीं पे ऑपरेशन की पूरी कहानी लिखी जाती है। मंगेश यादव के पहले 3 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। तीनों के पैर में लगती है गोली और उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिपिन सिंह जो पहले भी कई मुकदमों में वांटेड था, वो ये कोर्ट में जाके सरेंडर कर देता है। इसलिए कर देता है ताकि पुलिस उसके साथ वही ना करे जो मंगेश यादव के साथ करती है। एसटीएफ की टीम में जो वहां पे मौजूद थे ऑपरेशन टीम में, उसमें थे डीएसपी डीके शाही। ये वही डीके शाही हैं जो जौनपुर में प्रिंस सिंह का भी एनकाउंटर करते हैं और यूपी के अलग अलग जगहों पर भी जाकर ये एनकाउंटर करते हैं। डीके शाही की टीम ने बाकायदे नाकाबंदी की, घेराबंदी की और आरोपी मंगेश यादव को पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान उसने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जो है एक यूपी पुलिस का सिपाही घायल हो गया और घायल होने के दौरान इधर से जब जवाब दिया गया तो मंगेश को काफी चोटें आ गई और काफी उसको जो है गहरे जख्म मिले। अस्पताल में पुलिस लेकर जाती और उसके बाद वो मृत घोषित कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव क्या मंगेश यादव को सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि मंगेश का पूरा नाम मंगेश यादव है? क्या अखिलेश यादव को यह नहीं बताया गया कि साहब ये वही मंगेश यादव है जो ज्वेलरी शॉप में जाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देता है? क्या अखिलेश यादव को यह नहीं बताया गया कि जौनपुर के भीतर से यह पहले चोरी करता है बाइक और बाइक चोरी की गई बाइक से ही यह भरत ज्वेलरी शॉप में जाके लूट की घटना को अंजाम देता है? अब दोस्तों आपको यह तय करना है कि इस घटना के क्या मायने हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर इस बड़ी डकैती ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल यह
कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर बहस करना चाहता है और बुलडोजर को यह कहता है कि बुलडोजर जस्टिस इस देश में नहीं चलेगा, उसी देश के एक बड़े राज्य में जहां के मुख्यमंत्री बेहद ही सख्त हैं, जिनकी कानून व्यवस्था में कोई भी मजाक करेगा तो उसको नुकसान पहुंच जाता है, उसी प्रदेश के एक बड़े जिले सुल्तानपुर में एक बड़ी घटना होती है और उसमें इन तमाम आरोपियों ने एक बड़ी कहानी रची है। यह पूरी कहानी शायद आप एक पार्ट में न समझ पाए, आपके लिए कई पार्ट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेताओं की एंट्री भी होती है। अजय राय भी पहुंच जाते हैं, बसपा के नेता भी पहुंचते हैं, बीजेपी के नेता भी पहुंचते हैं और खुद सपा के नेता भी पहुंचते हैं। अब बड़ी बात जो आपको बताने जा रहा हूं वो आप समझिए। समाजवादी पार्टी का जो एक प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें विधायक भी शामिल थे सुल्तानपुर के, वो विधायक व्यापारी परिवार के पास जाते हैं तो ढांढस बांधते होंगे कि आप भरोसा रखिए, यकीन रखिए, आपके साथ न्याय होगा और जल्द से जल्द आरोपियों पे कार्रवाई होगी। अब वही यूपी पुलिस अगर आरोपियों का एनकाउंटर कर देती है और वही यूपी पुलिस अगर आरोपियों की सफाई शुरू कर देती है, तो अखिलेश यादव आखिर क्यों नाराज हो जाते हैं? अगर नाराज होना ही था तो पीड़ित परिवार के पास उनका प्रतिनिधि मंडल मिलने क्यों गया था? क्या उत्तर प्रदेश को कोई बताएगा कि शैडो राजनीति क्यों की जा रही है, दोहरी राजनीति क्यों की जा रही है? एक तरफ परिवार से मिलकर यह कहना कि भरोसा रखिए आपको समाजवादी पार्टी न्याय दिला देगी, और दूसरी तरफ आप जाकर यह कह देते हैं कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है वो राजनीति से प्रेरित लगता है। यह गंभीर सवाल है, गंभीर कहानी है, लेकिन सुल्तानपुर में जो कुछ हुआ है वो एक बड़ी घटना थी और बड़ी घटना का जवाब योगी आदित्यनाथ की पुलिस कैसे देती है, इसका अंजाम हर किसी को पता है। व्यापारी वर्ग बेहद खुश इस बात से है कि सरकार ने न सिर्फ एक्शन लिया बल्कि वैसा एक्शन लिया ताकि कभी दोबारा किसी दुकान में कोई इस तरीके से घुसने की कोशिश नहीं करेगा। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद यादव समाज योगी की पुलिस पे सवाल उठाने लगा है, लेकिन हमारी अगली रिपोर्ट जो अभिषेक चतुर्वेदी के हवाले से आने वाली है दोस्तों, आप उसे जरूर देखिएगा। इसमें जो आरोपी थे वो हर जाति के हैं, कई जिले के हैं, उनकी भूमिका, उनकी पृष्ठभूमि अपराधियों वाली है। ये कहानी वैसी नहीं है जैसी अखिलेश यादव दिखाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो भेड़िए हैं जिनका एनकाउंटर होना ही था।